अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज आपके पास दोबारा से हाजिर भी हूँ एक नए लेक्चर के साथ, और बताया था कि चैप्टर के एंड पर जो है वो सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मैंने 1.2 इस वजह से लिखा है क्योंकि जो 1.1 है उसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि इसमें जो है ना कौन से ब्रांच का जिक्र किया हुआ है। तो फिर वो तो मैं आप लोगों को टास्क देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने डिटेल से और अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था, तो फिर उसमें से वही क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अभी जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो उसको मैं करूँगी। ठीक, उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो नहीं आ रहा आप लोगों को वो इसमें आ जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है वो मोटिवेट इस लिहाज से कि देखें, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, एक दूसरे का साथ दिया करें, एक दूसरे की खुशियों में साथ दिया करें। ठीक है, और एक दूसरे की अगर आप लोगों को कहीं पे गलती नज़र आ जाती हैं तो वहीं पे टोका करें। ठीक है, क्योंकि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो गलतियों पे टोके और अच्छे कामों में उनको प्रमोट करे। ठीक है ना, तो फिर जो है वो भी आपने टोकना सबके सामने नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मौलाली का कौल है कि दोस्त को अकेले में नसीहत किया करे। ठीक है, आप ये नहीं कि जाके सबके सामने कहें कि आपने ये काम गलत किया तो फिर वो बाकी लोगों के सामने वो शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, तो फिर एक दूसरे की जो है वो अच्छे कामों को प्रमोट करें। ठीक है, और बुरे कामों से रोकें। ठीक है ना, तो फिर जो है ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर आज का जो है सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, राइट द एम्पेरिकल फार्मूलाज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशियोज। आपने अपने पास जो है ना, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है बुक को साथ में रखा करें, एक बुक एक कॉपी को साथ में रखा करें। ठीक है, फिर आप लोगों की जो है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बुक को अपने पास खोल के रखें, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता। इसमें आपने इंपेरिकल फार्मूला को लिखना है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला हमने क्या कहा था, जो सिंपलेस्ट, जो आपके पास कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला लिखना है आपने इसका 1:4 का, और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो होगा। क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि इंपेरिकल फार्मूला लिखना है कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशोज। इस रेशो में कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो का जिक्र किया हुआ है। तो इंपेरिकल फार्मूला कार्बन और हाइड्रोजन का किस तरह से होगा, कार्बन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहला कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद रेशो को हटा के हमने इस तरह से लिखना है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, CH4, तो ये आपके पास मीथेन बन रहा है, इसको कहते हैं मीथेन। ठीक है, दूसरे में आपके पास लिखा हुआ है 2:6, यानी आपके पास क्या होगा, कार्बन 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है इथेन। ठीक, और थर्ड पे आपके पास है 2:2। ठीक है, ये आपके पास है कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। सॉरी, आप आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कहा था कि बिल्कुल जो है ना जो एज इट इज होगा, एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आप इसको सिंपल करेंगे, यानी 2 आप पहले इसको इस तरह से करो कि 2:6 है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कार्बन आपके पास 1 आ गया और हाइड्रोजन आपके पास 3 आ गया, CH3 हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास होगा थर्ड पे 2:2 दिया हुआ होगा। आप इसको सिंपलेस्ट करें, 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास हो जाएगा C1 और H। ठीक है, और फोर्थ पे आपके पास हैं 6:6, तो आपके पास 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो आपके पास फिर से वही हो जाएगा। ये आपके पास है इंपेरिकल फॉर्मूलाज। ठीक हो गया जी। इसका जो अगला पार्ट है उसमें कहते हैं कि फॉर मेनी कंपाउंड्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर सेम। किन किन के सेम है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, ठीक है, NH3 का, अमोनिया, और मीथेन का, CH4, और सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मॉलिक्यूल का है और एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट होता है, इसका 2:1 है। इसका क्या मजीद सिंपलेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसके अंदर कहा हुआ है कि क्यों सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि बिकॉज देखें, देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला which shows the actual number of atoms, ठीक है, also
gives the simplest ratio, ठीक है, which cannot be further simplified, which cannot be further simplified, ठीक है। यानी क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशो होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट है। अब ये एक्चुअल सिंपलेस्ट ही है, इसको मज़ीद हम सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इज इट क्लियर नाउ? अब नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पे आते हैं 1.3 पे, ठीक है। उसका क्वेश्चन है, बुक को साथ में रखें। एस्प्रीन इज यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर, देयर आर 9 कार्बन एटम्स। एस्प्रीन हम यूज़ करते हैं जो आपके पास सर दर्द के लिए हम डिस्प्रीन, एस्प्रीन यानी पैरास्टामोल वगैरह इन तमाम की अक़साम है। देयर आर 9 कार्बन एटम्स, एस्प्रीन आपके पास है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि उसके अंदर 9 कार्बन एटम्स होते हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स, H आपके पास 8 होते हैं, एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन आपके पास 4 होते हैं। ये आपके पास है क्या, जो एग्जैक्ट एक्चुअल आपके पास होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद आपके पास वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, राइट इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने क्या करना है कि C9H8O4 को आपने मजीद सिंपलेस्ट करना है। हो सकता है क्या, 9, 8, 4 तीनों एक ही टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 के टेबल में ये दोनों आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो यही इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला भी है, ठीक हो गया जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड। जो विनेगर है, ठीक है, जो सिरका है उसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है, ये नॉर्मल आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, यानी 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, इस तरह से लिखते हैं, एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसके अंदर में आपने राइट इट्स मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और जो आपके पास, इसको आप मजीद हम सिंपलेस्ट करेंगे, देखिए 2:4:2 है ना। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये मजीद सिंपलेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन है ना, उसके बाद हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ये एस्पिरिन का जो विनेगर है, सॉरी एस्पिरिन बोल रही हूँ, विनेगर का जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड वाला है, कैफीन इज फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। कैफीन जो है वो आपके पास टी और कॉफ़ी यानी जो हम चाय पीते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। तो जो C8 है, चाय की जो पत्ती है उसमें पाई जाती है, ठीक है, C8 है, और H10 इसका जो कैफीन का क्या है, फार्मूला है, ठीक है, C8H10N4O2। आप ये जो एक्चुअल है वो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें भी आपने मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला को लिखना है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 8, 10, 4 और 2। अब चारों जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब मजीद सिंपलेस्ट हो सकता है, 4 और 2 तो आएगा एक ही टेबल में, लेकिन 5 नहीं आ सकता, तो ये मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो रहा। तो C आपके पास 4 है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन आपके पास 5 है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन आपके पास 2 है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन बचता है जो कि 1 है। अब ये कैफीन का क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक हो गया जी। अब जो नेक्स्ट आता है 1.4 है, इसमें पहला क्वेश्चन बताता है कि जो पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम क्लोरेट यानी KClO3 उसका फार्मूला है, इज यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेबोरेटरीज के अंदर ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैलकुलेट इट्स फार्मूला मास। आपने इसका फार्मूला मास मालूम करना है, ठीक है। फार्मूला मास आपके पास क्या होता था कि जो है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था, ठीक है, जो कि मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। और इसका फार्मूला मास मालूम करने के लिए क्या करते थे कि हर एटम का एटॉमिक मास को सम करते थे। तो पोटाशियम का आपके पास होता है 39, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को आपने याद करना है, उसके एटम्स को और उसके पीरियड्स और ग्रुप्स वाइज
एटम को याद करने और उसके अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज को याद करना होता है, ठीक है। पोटेशियम का जो एटॉमिक मैस है वो 39 है, क्लोरीन का आपके पास है 35.5, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं। अब आपके पास KClO3 का, ठीक है, KClO3 का एटॉमिक मैसेस फार्मूला मास मालूम करते हैं। तो किस तरह से, पोटाशियम आपके पास है 39, उसके बाद क्लोरीन है, उन दोनों के बीच में प्लस होता है, क्लोरीन आपके पास है 35.5, उसके बाद प्लस हो गया, ऑक्सीजन 16 है, कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, ठीक है। अब 39 को 8 करें 35.5 और उसके बाद पहले 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से, जो आंसर आता है वो आपके पास आएगा 8 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक हो गया जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3 इज हीटेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ कुकीज़ एंड ब्रेड, जो कि कुकीज़ और ब्रेड को यानी पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा फुलाने के लिए यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो डिटरमाइन द फॉर्मूला मैसेज ऑफ बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसका फॉर्मूला मास और इसका फॉर्मूला मास मालूम करना है। तो सोडियम का होता है 28, ठीक है, और आपके पास हाइड्रोजन का होता है 1.008, फिर आता है कार्बन का होता है 12, फिर आता है ऑक्सीजन का आता है 16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा AMU के अंदर। एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना तो कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कार्बन का होता है 12, उसके बाद प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ये आपके पास आंसर आएगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी यही है कि यानी फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आपके पास फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होते हैं, एक यूरिया का फॉर्मूला है NH2 का होल ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन O। उसके बाद आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3, ठीक है। तो देखें यूरिया ये है ना, तो NH2 का होल ट्वाइस है, तो आप NH2 को इस तरह से करें, और नाइट्रोजन आपके पास कितना है 2 मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में 2 भी है, तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर बढ़ा करके लिखे। नाइट्रोजन आपके पास 14 होगा, प्लस आपके पास हाइड्रोजन 1.008 मल्टीप्लाई बाई 2, पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके आंसर को इससे प्लस कर दें, फिर होल को आपने उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बीच में भी प्लस आता है, कार्बन का होता है 12, प्लस आता है ऑक्सीजन का आता है 16, तो ये आपके पास एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हो जाएगा। फाइन आउट, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1.008, 1 लिखो तो भी काफ़ी है, मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, फिर ये आपके पास आता है AMU। इज इट क्लियर नाउ? अब जो 1.5 है असेसमेंट, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई, ठीक है। इसके अंदर कहा हुआ है कि पहला है एन ऑक्साइड आइन जो O-2 है, ठीक है, हेज -2 चार्ज, यानी -2 यानी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों है, ठीक है, -2 चार्ज क्यों है, तो हमने केटाइन और एनाइन में पढ़ा था, ठीक है, चार्ज वाले में आइंस के अंदर पढ़ा था कि जो आपके पास देखें ऑक्सीजन अगर, ठीक है, कोई दो अभी -2 है ना, माइनस क्यों होता है, एडिशन ऑफ माइनस क्यों होता है, क्योंकि कहा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ऑक्सीजन जब, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन, ठीक है, गेन, आंसर इसका ये है कि व्हेन ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर, अगर खुद को स्टेबल करने के लिए, फॉर स्टेबल, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी, या फिर ठीक है फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज क्यों है, तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, जब नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस वजह से मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता है। इसी तरह से सल्फाइड आयन लिखा हुआ है कि सल्फाइड आयन भी क्यों -2 चार्ज है, तो यही है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन था, तो जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने आप को इस शेल को स्टेबल करने के लिए उसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की
ज़रूरत थी, ठीक है। तो फिर वो अपने आप ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी नेक्स्ट स्पीशी से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से सल्फ़र के ऊपर -2 चार्ज आ गया। इसी तरह से मैग्नीशियम के भी है, आउटर मोस्चर में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि आउटर मोस्चर को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ना यानी 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो अपने आप को स्टेबल करता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया, ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपके पास क्या था, ये जो है रीजनिंग था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गई होगी, होप सो, ठीक है। अब जो है बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। 1.9 तक आई थिंक सेल्फ असेसमेंट है। एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये सब सॉल्व कर दिया तो शायद आप लोग कुछ ना करें, ठीक है। तो फिर मैं जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को टास्क देती हूँ, ठीक है। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।